हेलो फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष हैं। ये टॉपिक एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स का है। टिश्यूज़ के बारे में हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं और आज जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल टिश्यू और उसके डिफरेंट टाइप्स। टिश्यूज़ जो कई प्रकार के होते हैं उनमें से एक प्रकार की स्टडी हम इस वीडियो में कर रहे हैं और वो हैं हमारे सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यू वास्तव में एक परमानेंट टिश्यूज़ हैं। परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं फर्दर डिवाइड नहीं होती। हमें पता है कि एक दूसरे प्रकार के टिश्यू होते हैं जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, जिनकी कोशिकाएं कंटिन्यू डिवाइड होती रहती हैं। लेकिन ऐसे टिश्यूज़ जिनकी कोशिकाएं फर्दर डिवाइड नहीं होती और वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, उन्हें परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। तो ये सिंपल टिश्यू जो हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ हैं। इनको हम होमोजीनस टिश्यूज़ भी कहते हैं, अर्थात समांगी ऊतक। ये संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं का एक समूह होता है, अर्थात ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होती हैं। इनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पैरेन्काइमा मृदूतक, दूसरा कोलेन्काइमा स्थूल कोणूतक और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक। तीनों का हम एक एक करके इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो लेते हैं पहला ऊतक है पैरेन्काइमा या मृदूतक। जब इसका शब्दार्थ करके आप देखते हैं तो दो शब्दों से बना हुआ है, पैरा और एन्काइमा। पैरा यानी सॉफ्ट और एन्काइमा यानी टिश्यू, अर्थात ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, अर्थात इनकी जो सेल्स होती हैं वो नेचर में सॉफ्ट होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे ये ऊतक बने होते हैं वो समान व्यास की जीवित कोशिकाएं होती हैं जो अंडाकार या गोलाकार हो सकती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली और हेमी सेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। इनका केंद्रक आकार में छोटा होता है और कोशिकाओं में सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। इसके साथ ही ये जो ऊतक हैं पैरेन्काइमा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से विभेदित होने वाले फर्स्ट टिश्यूज़ हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनसे बनने वाले पहले जो ऊतक हैं वो मृदूतक होते हैं। इनकी कोशिकाओं में आप मेरिस्टेमेटिक गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। इनमें हमको मेरिस्टेमेटिक गतिविधियां दिखाई देती हैं, अर्थात किस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो रहे हैं ये यहाँ पर इसमें देखा जा सकता है। इसलिए इनको पोटेंशियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कहा जाता है। प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स में ये ऊतक पाए जाते हैं, जैसे कॉर्टेक्स में, पिथ में, मीजोफिल में, एंडोस्पर्म में, और जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं अर्थात जाइलम और फ्लोएम, उनमें भी पैरेन्काइमा पाया जाता है। कार्य के अनुसार पैरेन्काइमा को 4 समूहों में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला है एरेन्काइमा या वायु ऊतक। नाम से ही पता चल रहा है ये बड़े रिक्त स्थान वाली कोशिकाओं से बना होता है। इन रिक्त स्थानों में वायु भरी होती है। एरेन्काइमा नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इनमें बड़े रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी रहती है। जहाँ पर ये पाए जाएंगे वहाँ पर, अर्थात उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जहाँ पर उनको उत्प्लावकता प्रदान करनी होती है, अर्थात जो जलीय पौधे होते हैं उनको उत्प्लावकता प्रदान करने में ये ऊतक सहायक होते हैं। दूसरा प्रकार का ऊतक है क्लोरेन्काइमा हरित ऊतक। ये ऐसे मृदूतक हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है। नाम से पता चल रहा है हरित ऊतक, अर्थात इनमें क्लोरोप्लास्ट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पत्तियों में जो मीजोफिल होता है उनमें इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम ही है फोटोसिंथेसिस। तो ये ऊतक जहाँ पाए जाते हैं वहाँ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो पृष्ठधारी पत्तियाँ जिनको इंग्लिश में डॉर्सिवेंटल लीव्स कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। उनमें एक है पैलिसेड टिश्यू और दूसरा स्पॉन्जी टिश्यू। ये आप दोनों समझते हैं, जब आपने लीव्स की स्टडी की है तो आपने देखा है इनको। पहला जो पैलिसेड टिश्यू है वो पत्तियों में अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, जबकि स्पॉन्जी टिश्यू जो होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाए जाते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होता है तथा वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय को ये बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का ऊतक है वो है प्रोसेनकाइमा या क्षण मृदूतक, जिनको दीर्घ ऊतक भी कहते हैं। यह है इस मृदूतक की जो सेल्स होती हैं
वो लंबी होती हैं और दोनों किनारों पर नुकीली होती हैं, जिनमें इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। इनकी एक विशेषता ये है कि इनमें इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते, और जो रूट्स में पेरिसाइकिल होता है वो प्रोसेनकाइमा का ही बना होता है, और इनका मुख्य जो कार्य है वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, इसलिए कोशिकाएं पास पास होती हैं और ये मुख्य रूप से मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक दृढ़ता, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। चौथा है इसमें इडियोब्लास्ट। ये इस मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं उनमें टैनिन, ऑयल, कैल्शियम ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल्स आदि स्टोर रहते हैं। ऐसी पैरेनकाइमेटस सेल्स जिनमें टैनिन, ऑयल, कैल्शियम ऑक्सलेट एट्सेट्रा इनके क्रिस्टल्स वगैरह जो स्टोर रहते हैं उन्हें इडियोब्लास्ट कहा जाता है। सभी प्लांट में नहीं पाए जाते, कुछ विशिष्ट पौधों के विशिष्ट भागों में पाए जाते हैं, जिनका एक उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे हैं जलकुंभी। और जलकुंभी का जो पर्णवंत होता है उसमें इडियोब्लास्ट की प्रेजेंस आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स के हमने अभी पैरेनकाइमा स्टडी किए हैं उनका डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उनकी कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। इसके बाद एक और प्रकार का पैरेनकाइमा कुछ प्लांट्स में आप देख सकते हैं जिसे हम श्लेष्म मृदुतक कहते हैं। इसमें बड़ी रिक्तिका और श्लेष्म पाया जाता है। ये बेसिकली सक्लेंट जीरोफाइट्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे एलॉय। तो ये हुए डिफरेंट टाइप्स के मृदुतक यानी पैरेनकाइमेटस टिश्यूज। इनके मुख्य कार्य, वैसे तो जब हमने इनके प्रकार स्टडी किए हैं वहाँ पर आ ही गए हैं, उन्हीं के आधार पर वापस से अगर स्पेसिफिकली फंक्शंस लिखें तो कुछ कार्य आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला है भोजन संचय करना अर्थात स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा है प्लांट्स में जो घाव होते हैं उनके भरने में भी पैरेनकाइमा सहायता करता है। इसके अलावा एरनकाइमा जो होता है वो पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करता है। साथ में प्रोसेनकाइमा हमने देखा था वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा क्लोरेनकाइमा जो था वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। और लास्ट में हमने देखा था इडियोब्लास्ट, ये भी पदार्थों के संचय में मदद करती है, उनमें डिफरेंट टाइप्स के पदार्थ स्टोर रहते हैं। तो ये पहले प्रकार का सिंपल टिश्यू हुआ पैरेनकाइमा। इसके बाद जो दूसरा प्रकार का सिंपल टिश्यू है वो है कॉलनकाइमा, जिसे हिंदी में स्थूल कोणोतक कहा जाता है। इसको भी शब्दार्थ की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, यानी दो शब्दों से बना होता है, कोला और एनकाइमा। कोला यानी गिव और एनकाइमा टिश्यू, तो सहारा प्रदान करने वाले ऊतक। इस प्रकार के ऊतक जो सहारा प्रदान करते हैं जनरली वो इस श्रेणी में आते हैं। कॉलनकाइमा शब्द स्लाइडेन द्वारा दिया गया। कॉलनकाइमा शब्द को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो स्लाइडेन थे। इनकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी, कोशिका भित्ति इनकी मोटी होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं। सेल्स का जो शेप होता है वो लंबी होती हैं आकृति में, साथ में जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, इनकी सेल वॉल मोटी होती है। जबकि हमने देखा था पैरेनकाइमा में सेल वॉल थिन थी, यहाँ पर सेल वॉल मोटी होती है तथा सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। वहाँ आपने देखा था सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी थी, यहाँ पर और पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ एक नाम आपने देखा था पैक्टिन का। पैक्टिन की प्रेजेंस के कारण ही ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। पैक्टिन जो कि पैरेनकाइमा में नहीं था यहाँ पर है, तो इनमें एक विशिष्ट गुण आता है वो है जल विरागी। तो ये पैक्टिन की प्रेजेंस की वजह से हाइड्रोफोबिक होते हैं। इनकी कोशिकाओं में द्वितीयक कोशिका भित्ति के निर्माण और उनके कोनों में पैक्टिन के जमाव के कारण ये कठोर और मोटी हो जाती है। जो सेल वॉल होती है वो उस पर कोशिका भित्ति के अलग अलग भागों पर विशिष्ट प्रकार की थिकनिंग्स जम जाती हैं, और ये थिकनिंग्स बेसिकली पैक्टिन की होती हैं। इनकी वजह से ये जो सेल वॉल है ये मोटी और कठोर हो जाती है। डाइकोट प्लांट्स में हाइपोडर्मिस और लीव्स में वैस्कुलर बंडल्स के ऊपरी और निचले हिस्सों में ये ऊतक आप देख सकते हैं। जो स्थूल कोण ऊतक हैं उनकी प्रेजेंस आसानी से आप जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनमें हाइपोडर्मिस और लीव्स में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम फ्लोएम उनके ऊपरी और निचले हिस्सों में आप कॉलनकाइमा को देख सकते हैं। कोशिका भित्ति पर निक्षेपण के आधार पर ये कुछ प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं। अर्थात इसमें जो सेल वॉल है उनमें थिकनिंग कहाँ और किस प्रकार की पाई जाती है उसके आधार पर इसके कुछ प्रकार हैं, जिनमें पहला है एंगुलर कॉलनकाइमा, कोणीय स्थूल कोण ऊतक। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो
थिकनिंग्स होंगी वो कोनों पर यानी एंगल्स पर पाई जाती हैं। लिखा हुआ है यह सबसे कॉमन प्रकार का स्थूल कोण ऊतक है जिनमें सेल्स के कोनों पर निक्षेपण पाया जाता है, अर्थात थिकनिंग्स जो होती हैं वो कोनों पर पाई जाती हैं, अर्थात इसमें जो शेष सेल वॉल होती है वो पतली होती है। मीन्स केवल जो कोने होते हैं उन पर तो थिकनिंग पाई जाती है और बाकी जो सेल वॉल होती है वो पतली ही होती है। और ये टमाटर और धतूरे के तने में इसको आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरा है स्तरित या पट्टिल स्थूल कोण ऊतक, लेमुलर और प्लेट कोलेनकाइमा। कोशिका भित्ति पर जमाव या निक्षेपण स्पर्श रेखीय भित्तियों पर होता है। यहाँ पर जो थिकनिंग्स हैं वो स्पर्श रेखीय भित्तियों पर पाई जाती हैं, जो रेडियल वॉल्स होती हैं उन पर पाई जाती हैं, जिसके कारण कोशिकाएं स्तरित या पट्टिकाओं जैसी दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि स्पर्श रेखीय भित्तियों पर थिकनिंग है तो कोशिकाएं यहाँ पर पट्टिकाओं जैसे प्लेट लाइक नजर आती हैं। मूली और सूर्यमुखी के तने में इस प्रकार के स्थूल कोण ऊतक आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक है रिक्तिकामय स्थूल कोण ऊतक। आमतौर पर आपने देखा था कि जो स्थूल कोण ऊतक है कोलेनकाइमा, उसकी सेल्स में जनरली इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते, लेकिन ये एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, यानी औरों में अगर कम पाए जाते हैं तो इसमें अधिक पाए जाते हैं। लिखा है इस ऊतक की जो सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस अधिक होते हैं। सेलुलोज और पैक्टिन का जमाव अंतरकोशिकीय अवकाश की भित्तियों पर होता है, अर्थात यहाँ पर जो थिकनिंग्स होती हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस की जो भी वॉल्स हैं उन पर पूरी पर थिकनिंग्स पाई जाती हैं। और इसको आप आसानी से साल्विया, कुकुरबिटा इनके स्टेम में और मॉन्स्टेरा की एरियल रूट में आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस ऊतक के कुछ विशिष्ट कार्य हैं, जैसे यह तनों को लचीलापन प्रदान करता है, स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये पादपों के युवा और बढ़ते अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, जो यंग पार्ट्स होते हैं और ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य भी स्थूल कोण ऊतक के द्वारा किया जाता है। और साथ में जब इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करता है। तो ये दूसरे प्रकार का ऊतक हुआ सरल ऊतक कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक। और जो तीसरे प्रकार का ऊतक है, इसमें आप यहाँ पर इनकी तीनों की डायग्राम में डिफरेंसेस भी देख सकते हैं कि किस प्रकार की थिकनिंग तीनों में पाई जाती है। और यहाँ तीनों में जो आप थिकनिंग देख रहे हैं अलग अलग हैं और यही थिकनिंग के आधार पर इनके विशिष्ट प्रकार होते हैं। ये जो टेनिन इनके भित्तियों पर जमा होता है। इसके बाद तीसरा और अंतिम प्रकार है सरल ऊतकों का, वो है दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ भी इसके शब्द अर्थ से आपको पता चल रहा है, ये भी दो शब्दों से बना है, स्क्लेरोस और एनकाइमा। स्क्लेरोस यानी हार्ड और एनकाइमा टिश्यू। तो ये विशेष तौर पर कठोर ऊतक होते हैं, हार्ड टिश्यू होते हैं। इस शब्द को देने वाले मैटेनियस थे, जो उन्होंने ये बताया कि जो ये टिश्यू होते हैं वो कठोर और डेड होते हैं, मृत ऊतक होते हैं। आमतौर पर जो अभी तक हमने जो दो प्रकार के टिश्यू पढ़े थे वो लिविंग टिश्यू थे, लेकिन ये जो दृढ़ ऊतक होता है वो मृत ऊतक होते हैं और कठोर होते हैं। लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति बहुत मोटी हो जाती है। लिग्निन इनकी भित्तियों पर ज़्यादा जमा पाया जाता है, इस वजह से जो कोशिकाएं होती हैं वो जल और वायु के प्रति अपारगम्य हो जाती हैं और अपारगम्य होने की वजह से ये सेल्स होती हैं वो मृत हो जाती हैं। इस प्रकार से इनकी इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो कठोर और मृत होती हैं। इसके मुख्य रूप से दो कार्य हैं इस ऊतक के, एक है मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और दूसरा पादप शरीर को कठोरता प्रदान करना ताकि वो ठीक से ग्रो कर सके और जो विपरीत परिस्थितियां हैं, एडवर्स कंडीशंस हैं, उनको भी सहन कर सके। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात सेल्स में कितने प्रकार की होती हैं, उसके आधार पर इनको बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है फाइबर्स और दूसरा है स्क्लेरेट्स। तो पहले बात करते हैं फाइबर्स की। ये जो फाइबर्स होते हैं इनकी कोशिकाओं के जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, अर्थात ये लंबी सेल्स होती हैं जिनके सिरे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। पादपों में ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। फाइबर्स वाली जो सेल्स हैं ये प्लांट में सबसे लंबी कोशिकाएं हैं और बोहेमिया में इनकी लंबाई 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है, अर्थात इनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है। और जैसा कि लिखा है ये सबसे लंबी सेल्स वाले तंतु होते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति में दोनों प्रकार के पिट्स पाए जाते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। दो प्रकार के जो गर्त होते हैं वो इनकी सेल वॉल में पाए जाते हैं, ये इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। परिपक्वता पर इनकी कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो नष्ट हो जाता है और ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। जैसे ही सेल मैच्योर हो जाती हैं तो मैच्योर होने पर इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो नष्ट हो जाता है और इसी वजह से ये सेल्स जो होती हैं वो मृत हो जाती हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है उस पर लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है, जिसके कारण इनमें सक्रिय अभिकाशिका या ल्यूमेन पाई जाती है। क्योंकि थिकनिंग बहुत मोटी होती है, इस वजह से जो अंदर का स्पेस है वो बहुत जिसको ल्यूमेन कहते हैं वो उसमें बहुत छोटी होती है। तो जो गुहिका होती है, अभिकाशिका होती है, जिसे ल्यूमेन भी कहा जाता है, वो इसमें छोटी होती है या सक्रिय हो जाती है। संरचना के आधार पर फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लोएम फाइबर और दूसरा तंतुमय वाहिनिका। तो पहला है फ्लोएम फाइबर, इनमें जो ल्यूमेन होती है वो सक्रिय होती है और पिट्स सिंपल प्रकार के होते हैं। दो आधार पर इसमें डिफरेंस है, एक ल्यूमेन और पिट्स। तो जो ल्यूमेन है वो सक्रिय है यहाँ पे और जो पिट्स हैं वो सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। जबकि जो तंतुमय वाहिनिका है इनमें ल्यूमेन चौड़ी होती है और जो पिट्स होते हैं वो बॉर्डर्ड होते हैं। तो बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं और ल्यूमेन इसकी चौड़ी होती है और ये बेसिकली जाइलम में पाए जाते हैं। जो ऊपर वाले में तो नाम से ही पता चल रहा था फ्लोएम फाइबर, और नीचे वाले में वाहिनिका से आपको पता चल रहा है कि ये जाइलम में पाए जाते हैं। स्थिति के आधार पर तंतु तीन प्रकार के हो सकते हैं, अभी तो आपने संरचना के आधार पर देखा था, और यहाँ पर स्थिति के आधार पर भी ये जो फाइबर्स हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, सरफेस फाइबर्स, वुड फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स। सरफेस फाइबर्स जिनमें कपास के रेशे, नारियल के रेशे जो सरफेस पर आपको नजर आते हैं। दूसरा काष्ठीय रेशे, वुड फाइबर्स, ये जाइलम में होते हैं। मूंज जो होता है उसके रेशे काष्ठीय रेशे का उदाहरण है। और दूसरा वास्ट फाइबर्स जिसमें जूट, हेम, फ्लेक्स, इनके जो फाइबर्स होते हैं वो ये फ्लोएम रेशे हैं, आपको नाम से पता चल रहा है बास्ट फाइबर्स। ऐसे ही वुड फाइबर्स, तो ये स्थिति के आधार पर यानी कहाँ पाए जा रहे हैं उसके आधार पर ये तीन प्रकार के हैं। अगर सरफेस पर ऊपर पाए जाएं सरफेस फाइबर, जाइलम में है तो वुड फाइबर, और अगर फ्लोएम में तो बास्ट फाइबर। तो इस प्रकार से फाइबर्स का हमने दो आधारों पर क्लासिफिकेशन किया, पहला स्ट्रक्चर के आधार पर और दूसरा पोजीशन के आधार पर। इसके बाद अगला जो दूसरे प्रकार की सेल्स है दृढ़ ऊतक में वो है स्क्लेरिड्स। ये छोटी, समान व्यास की और संकीर्ण अभिकाशिका वाली तथा अधिक लिग्निन युक्त कोशिकाएं होती हैं। अर्थात इनकी जो सेल्स होती हैं वो समान व्यास की होती हैं, अर्थात उनका डायमीटर एक जैसा होता है। साथ में उनकी जो ल्यूमेन होती है वो छोटी होती है और छोटी होने की वजह उन पर लिग्निन अधिक जमा होता है। भित्तियों पर लिग्निन अधिक जमा होने से ल्यूमेन अपने आप छोटी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। और इनमें जो पिट्स होते हैं, गर्त होते हैं, वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। विभिन्न आकार और आकृति के आधार पर जो स्क्लेरिड्स हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रैकी स्क्लेरिड्स, ये छोटी और अंडाकार या गोल होती हैं। फ्रूट्स के डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़े हैं, उनमें एक है अस्थिल यानी ड्रूप्स। उनकी जो अंतःफल भित्ति होती है एंडोकार्प, उसमें इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिसके कारण अस्थिल फलों की जो अंतःफल भित्ति है वो कठोर होती है। तो ड्रूप्स में आपने देखा था कि जो एंडोकार्प है, अंतःफल भित्ति है, वो कठोर होती है। किस वजह से वो कठोर होती है? तो उसके कठोर होने का कारण है प्रेजेंस ऑफ ब्रैकी स्क्लेरिड्स। तो ये ड्रूप्स जो फ्रूट्स होते हैं उनकी अंतःफल भित्ति में पाई जाती है। इनको दृढ़ कोशिका भी कहा जाता है। ब्रैकी स्क्लेरिड्स को दृढ़ कोशिका भी कहते हैं, जैसे इंग्लिश में आप स्टोन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हुआ ब्रैकी स्क्लेरिड्स। इसका डायग्राम में आप स्ट्रक्चर सेल्स की किस प्रकार की होती है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है रॉड सेल्स या मेल्पिगी सेल्स, जिनको मैक्रो स्क्लेरिड्स भी कहते हैं। इनकी जो आकृति है वो रॉड शेप होती है, क्योंकि हम शेप के आधार पर ही बेसिकली इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो रॉड शेप होती हैं और ये बेसिकली बीज आवरण, जो बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर जो भित्ति पाई जाती है, सीड कोड जिसे कहते हैं, उसमें पाई जाती है। फैबेसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनमें आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा है ट्राइकोस्क्लेरिड्स या ट्राइकोब्लास्ट। इनकी कोशिकाएं हेयर्स की तरह, बाल की तरह होती हैं। इन्हें इंटरनल हेयर्स भी कहते हैं और ये एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। एस्ट्रो व ट्राइकोस्क्लेरिड्स
प्लावी पत्तियों में भी पाया जाता है। जो प्लावी पत्तियां, तैरने वाली पत्तियां होती हैं, उनमें भी इनकी प्रेजेंस होती है। और फाइनली चौथा इसका एक प्रकार, हमने 5 प्रकार किए, चौथा जो प्रकार है वो है एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स। इसके नाम से पता चल रहा है, हिंदी में लिखा है ताराकाय दृढ़ ऊतक, अर्थात इसकी सेल्स होती हैं वो स्टार शेप में होती हैं और ये जलोद्भिद पादपों की प्लावी पत्तियों में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनमें जो फ्लोटिंग लीव्स होती है उनमें ये पाए जाते हैं। और एक है ऑस्टियोस्क्लेरोइड, जिसको प्रॉप सेल या प्रॉप कोशिका भी कहा जाता है। ये खंबे के आकार की कोशिकाओं का बना होता है, पिलर शेप सेल्स का बना होता है, जिसके दोनों सिरे फैलकर बोन यानी हड्डी के समान संरचना बना लेते हैं। और हैकिया और ऑस्मेंथस 2 प्लांट दे रखे हैं, इनकी पत्तियों में इस प्रकार की कोशिकाएं आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो डिफरेंट टाइप्स के 5 प्रकार के हमने दृढ़ ऊतक किए हैं स्टडी, उनका जो प्रकार था वो बेसिकली कोशिकाओं के शेप के आधार पर था और वो पांचों की अलग अलग शेप आप डायग्राम में बहुत स्पष्ट देख पा रहे हैं। इस प्रकार से इस पूरे वीडियो में हमने सरल ऊतकों के बारे में स्टडी की। सरल ऊतक बेसिकली यहाँ पर 3 प्रकार के हमने स्टडी किए, पैरेन्काइमा, मृदूतक, कॉलेन्काइमा स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ ऊतक। तीनों में कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इस सब के बारे में हमने स्टडी इस वीडियो में की है और ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू।